दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने नए लेटेस्ट आंकड़े निकल के आ चुके हैं जून क्वार्टर के। अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है उसको समझेंगे। आईआरएफसी का स्टॉक इस समय कमज़ोर दिखाई दे रहा है क्योंकि स्टॉक आप देखें 2 डिजिट में आ चुका है। जो स्टॉक एक समय 3 डिजिट में और 229 तक पहुँच गया था। अब यहाँ पे सरकार ने ओएफएस लाया 91 रुपीज़ की प्राइस से, उससे भी स्टॉक नीचे चला गया है। अभी भी सरकार की बहुत सारी हिस्सेदारी है जिसको कम करना है। 86% से 82% के आसपास तो लाई है हिस्सेदारी, लेकिन इसको अभी 75% तक लेके जाना है। क्या आने वाले समय और दबाव बनेगा या फिर स्टॉक में तेजी की संभावना बनेगी। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी बिजनेस टाइप की है इन्होंने और रेलवे सेक्टर से कुछ संबंधित बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जिसको हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात है आईआरएफसी की, तो 88.36 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.057% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो आईआरएफसी का शेयर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा दबाव में हमें दिखाई दिया। तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद आप देखें तो दबाव में आ गया स्टॉक। तो 86 का इसने लो बनाया हुआ और 138 का हाई है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है। अब जून महीने का नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। 84.65% की होल्डिंग थी जो घट के 82.90 पर आ गई है और इसके पीछे वह सरकार ने ओएफएस लाया और ओएफएस के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेची है। अब यहाँ पे एफआई और एफपीआई की होल्डिंग है वो इंक्रीज हो गई है। 1.16% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 1.17% हो गई है। लेकिन यहाँ पे इनकी कुछ संख्या कम हुई। आप देखिए पहले 169 थे जो घट के 157 के आसपास आ गए। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 0.27% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 0.30% हो चुके जून क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ गई है। पहले 24 म्यूचुअल फंड निवेश करते थे, अब वो 25 हो चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात, उनकी भी होल्डिंग बढ़ी है। 4.05% होल्डिंग थी वो बढ़ के 5.15% हो चुकी है। तो ये देखिए म्यूचुअल फंड की 0.30% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 25 है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 1.17% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 106 के आसपास है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में यहाँ पे कोई खास होल्डिंग नहीं है, लेकिन उनकी संख्या 2 है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक की होल्डिंग 0.04% है, उनकी संख्या 3 के आसपास आप देख सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ, उनकी 3.59% की होल्डिंग है और उनकी संख्या आपको यहाँ पे 9 के आसपास दिखाई देगी। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काफ़ी बड़ा निवेश है। इन्होंने 3.54% की होल्डिंग दी, यानी लगभग 3.5% के ऊपर का निवेश एलआईसी का है। और एलआईसी एक बहुत बड़े मजबूत इन्वेस्टर है बाजार के। उनके पास बहुत सारा अनुभव है, पिछले कई सालों से मार्केट में निवेश करते हैं। अगर उन्होंने इस स्टॉक में दाव लगाया वो तो आप समझ सकते हो इसके अंदर वो पोटेंशियल आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट देख सकते हो कि 2 लाख रुपीज़ से ऊपर है, उनकी 1.15% की होल्डिंग है और उनकी संख्या 3131 है जिन्होंने 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख रुपीज़ से नीचे है, उनकी 10.10% की होल्डिंग है। उनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 50,36,949 दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखें तो एनी अदर स्पेसिफाई में 0.29% की होल्डिंग है। एचयूएफ की 0.21% की होल्डिंग है और क्लियरिंग मेंबर की 0.06% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर ने लगातार 2 क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया। दिसंबर में 86.36% की होल्डिंग थी। ये होल्डिंग आईपीओ आने के बाद कंपनी की 86.36% की होल्डिंग थी। उसके बाद मार्च में इसको घटा के 84.65% पे लाए। 2% की होल्डिंग यहाँ पे भी ट्रिम की ओएफएस के माध्यम से और जून में 82.90% पर आ गई। 2% की होल्डिंग और ट्रिम की, यानी टोटल 4% की होल्डिंग इन्होंने बाजार में बेची है। लेकिन अभी भी आप देखिए ये तो ज़्यादा है, कम से कम आपको यहाँ पे 7% से ऊपर की होल्डिंग अभी भी ट्रिम करनी है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है यहाँ पे। एफआई का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। 0.98% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये बढ़ के 0.16% तक आ गई और जून क्वार्टर आते ही 0.17%, यानी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा दिया है। डीआई की बात करूँ कि 1.53% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 0.28% की होल्डिंग हुई और जून आते थे 3.93% होल्डिंग। तो यहाँ पे डीआई ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। बात करें म्यूचुअल फंड की तो 0.36% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 0.27% पर आ गई, लेकिन जून में देख सकते हो कि 0.30% हो गई। यानी
FIDI और म्यूचुअल फंड सब ने यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, काफ़ी सारा निवेश हो रहा है, अच्छी बात है, शेयर के अंदर दम है। अब जनरल पब्लिक की बात करूँ कि 11.12% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 11.31% हो गई और जून आते 11.99%। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बेची है, खरीदी है, क्योंकि सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। ये इशारा है कि आने वाले समय IRFC बेहतर कर सकता है। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, 225 पर क्लोजिंग थी, 0.53% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद में कमजोरी आई, 224 पर लो बनाया। अब 221 इसका 52 वीक का लो बना हुआ, स्टॉक उसी के आसपास है, हाई बना हुआ 400 का है। ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा पीटा, आप देखिए 647 तक गया हुआ स्टॉक है, यानी आप देखिए 650 के आसपास का स्टॉक इस समय 250 से भी नीचे। इस स्टॉक के अंदर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है और ये एक तरह से कह सकते हैं कि 400 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारा यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक के अंदर। तो आने वाले समय उम्मीद है कि ये फिर से बेहतर करेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने गोवा गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन किया है। तो ये देख सकते हो कि गोवा गवर्नमेंट के साथ में इन्होंने जो MOU साइन किया है, उसके पीछे वजह कि गोवा के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे और आप देख सकते हो कि आने वाले समय RVNL के साथ मिलके गोवा का जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से बढ़ेगा। रेलवे से संबंधित हो या दूसरे और प्रोजेक्ट हो, ब्रिज वगैरह हो, सारे प्रोजेक्ट कंपनी करेगी। तो एक MOU साइन करने का मतलब ये है कि आने वाले समय कंपनी के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो कि वंदे भारत जैसी नए प्रोजेक्ट और शुरू हुए, वंदे भारत नई ट्रेनें शुरू हो रही है, तो भेल BEML जैसी 8 कंपनी है, उनको इसका पूरा फ़ायदा हो सकता है। तो वंदे भारत ट्रेनों का जो विस्तार हो रहा है उससे देखें तो नेटवर्क तेज़ी से और मजबूत किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया जा रहा है। इससे भेल BEML, सीमेंस, जुपिटर वैगन, इन सारी कंपनियों को फ़ायदा होगा। आपको ये भी पता ही होगा कि वंदे भारत स्लीपर का निर्माण रसिया की कंपनी के साथ मिलके RVNL ही कर रही है। तो ट्रेन निर्माण से लेके जो अलग-अलग सिस्टम बनाना है, ब्रेकिंग सिस्टम, कवच सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट के लिए जो जुड़ी हुई कंपनियाँ, उन सबको फ़ायदा होने जा रहा है। सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय RVNL जैसी कंपनियाँ बेहतर करेगी। इसके अलावा देखें तो कैबिनेट ने यहाँ पे 3907 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। ये उड़ीसा, झारखंड के लिए प्रोजेक्ट होंगे। तो 4 जिलों में फैले हुए इस नेटवर्क के लिए आप देखें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है। तो ऐसे आने वाले समय IRFC हो या RVNL, इन कंपनियों को बेनिफिट बहुत सारा होने वाला है। तो भले ही शेयरों की प्राइस नीचे हो, रेलवे सेक्टर में जैसे पॉजिटिव माहौल बनने लगेगा, ये स्टॉक फिर बेहतर करते हुए दिखाई देंगे और Q1 इसके लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है, जो जल्द ही हमारे सामने हो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।